divorce. And the first ground that we'll be talking about, आज की वीडियो को थोड़ा सा हम लोग हल्का रखेंगे. वी वोंट हैव टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन टुडे. लेकिन कुछ कुछ ग्राउंड्स जो क्रूशियल ग्राउंड्स हैं उनको हम लोग जरूर करेंगे. तो आज के लिए जो मैंने प्लान किया था, इट वाज एडल्ट्री एंड डिजर्शन. तो अभी हम पहले स्टार्ट करेंगे एडल्ट्री से, द फर्स्ट ग्राउंड. अब एडल्ट्री का जब हम मतलब समझते हैं तो before we understand the meaning, we need to know that it is a ground in all the personal laws. Adultery हर पर्सनल लॉ में ग्राउंड है डाइवोर्स का. एडल्ट्री जो है उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है दैट इज नेसेसरी. जब हम एडल्ट्री की बात करेंगे तो उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होना जरूरी है, तभी उसको एडल्ट्री माना जाएगा. सिर्फ किसी से बातें करना या सिर्फ किसी के साथ एक अच्छी दोस्ती होना, दैट इज नॉट एडल्ट्री फॉर श्योर, राइट. तो एडल्ट्री के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स होना इज वेरी वेरी क्रूशल. अब इसमें जो कार्नल यूनियन बनती है बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, दैट इज समथिंग, मतलब जब हम कहते हैं कि इसने एडल्ट्री करी है तो हम प्री सपोज कर लेते हैं कि कार्नल यूनियन तो हुई है, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हुआ है. अब सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब ये नहीं है कि इट हैज टू बी कंप्लीट पेनिट्रेशन. सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब पार्शियल पेनिट्रेशन भी हो सकता है. किसी भी तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, दैट वुड लीड टू एडल्ट्री. और एडल्ट्री का मतलब हम जानते हैं क्योंकि हम डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैरिड मैन और अ मैरिड वुमन गेटिंग इन्वॉल्व विद समबडी एल्स आउटसाइड हिज और हर मैरिज. अपनी शादी के बाहर इंसान जो है वो क्या कर रहा है, फिजिकल हो रहा है किसी इंसान से. और ये भी बात समझने की है कि बाहर जिसके साथ वो इंसान इन्वॉल्व हो रहा है वो शादीशुदा हो भी सकता है, वो शादीशुदा नहीं भी हो सकता. तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो इंसान बाहर इन्वॉल्व हो रहा है, द अदर पार्टी हैज टू बी मैरिड और अनमैरिड. ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, ठीक है. एक सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है एंड इट इज हैपनिंग आउटसाइड द वेडलॉक बाय आइदर ऑफ द पार्टनर्स, तो वहां पर क्या हो गया, इट लीड्स टू एडल्ट्री. अब कुछ कुछ इसमें चीजें समझने की हैं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रैक्टिकल सिनारियो, कि कल को जब हम कोर्ट में खड़े होते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट्री, तो व्हाट इज इट दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. डिफेंस आगे से क्या कहेगा, आप क्या कहेंगे, किस बात को कैसे क्लैरिफाई किया जाएगा, किस बात पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, वो सारे सिनेरियोज हम लेके चलेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे एडल्ट्री को. अब एक सिनेरियोस में ये आता है कि अगर जो फीमेल है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रही है, इफ द फीमेल इज गेटिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डन, तो उस केस में एडल्ट्री नहीं है एंड देयर आर केसेस अबाउट दैट. तो वहां पर द लेडी इज नॉट गिल्टी ऑफ एडल्ट्री. अगर वो प्रेगनेंसी के लिए आर्टिफिशियली इंसेमिनेट हो रही है तो दैट वुड नॉट लीड टू एडल्ट्री, दैट इज नॉट एडल्ट्री, राइट. तो इसमें मैक्लेनन वर्सेस मैक्लेनन का केस है, क्रूशियल केस है, एक बार पढ़िएगा डिटेल में. तो मैं आपको साथ साथ कुछ कुछ केसेस भी बताता जाऊंगा जो कल को अगर आप पिटिशन बनाते हैं तो उसमें यू कैन ऑलवेज यूज. ऑब्वियसली मैक्लेनन का नाम आप नहीं लेंगे, बहुत ही पुराना केस है ये, लेकिन कुछ मैं आपको रीसेंट केसेस भी बताता जाऊंगा साथ साथ. अब एक कॉन्सेप्ट आता है विच अ लॉट ऑफ अस डोंट अंडरस्टैंड, एडल्ट्री वर्सेस लिविंग इन एडल्ट्री. अब क्या होता है कि जब हम एडल्ट्री की बात करते हैं जनरली, तो वन सेकेंड सॉरी, तो जब हम एडल्ट्री की बात करते हैं जनरली, तो इट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स. एडल्ट्री जो है वो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है. लेकिन जो लिविंग इन एडल्ट्री है ना, वो 125 सबसेक्शन 4 के लिए बहुत क्रूशल हो जाता है. यानी कि जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर लिविंग इन एडल्ट्री इज वेरी वेरी क्रूशल. क्योंकि वहां पर ये कहा गया है 125 सबसेक्शन 4 में कि ये जो लिविंग इन एडल्ट्री है ये होना जरूरी है अगर आप किसी की मेंटेनेंस, मतलब अगर आप मेंटेन नहीं करना चाह रहे हैं, तो जो स्पाउस है, द स्पाउस शुड बी लिविंग इन एडल्ट्री. अगर आप किसी अपने स्पाउस को मेंटेन नहीं, किसी ने अगर आप अपने स्पाउस को मेंटेन नहीं करना चाह रहे, अगर आप उसको मेंटेनेंस नहीं देना चाह रहे, तो वहां पर लिविंग इन एडल्ट्री इज वेरी वेरी क्रूशियल. लेकिन डाइवोर्स के लिए तो एक सिंगल
हैपनिंग, या एक बार भी अगर एडल्ट्री होती है, अगर एक सिंगल टाइम भी एडल्ट्री होती है, दैट ऑल्सो लीड्स टू व्हाट, दैट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। लेकिन मेंटेनेंस के लिए लिविंग इन एडल्ट्री इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें डिफरेंस क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि एडल्ट्री में और लिविंग इन एडल्ट्री में फर्क क्या है। लिविंग इन एडल्ट्री का मतलब ये नहीं है कि वो जो स्पाउस है वो बाहर जाके कहीं और रह रहा है। लिविंग इन एडल्ट्री का मतलब ये है कि वो जो स्पाउस है वो बार बार इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब इट्स नॉट, मतलब ये एक या दो बारी की बात नहीं है। जब लिविंग इन एडल्ट्री की बात आती है और जब मेंटेनेंस की बात आती है, जब हम कहते हैं कि हम इसको मेंटेनेंस नहीं देंगे क्योंकि इंसान क्या है, द पर्सन इज लिविंग इन एडल्ट्री, दैट मीन्स द पर्सन इज गेटिंग इन्वॉल्व इन एडल्ट्री अगेन एंड अगेन। इट कुड बी वन पर्सन, इट कुड बी मल्टीपल पीपल, एंड it could be the same person, and this spouse is getting involved multiple times. ये एक बार का एक्सीडेंट नहीं मान सकते हैं उसको, कि एक बार हो गया, एक बार गलती हो गई, तो वो लिविंग इन एडल्ट्री माना जाता है जहां पर बार बार हो रहा है। तो वहां पर मेंटेनेंस नहीं बनती। लेकिन जब एडल्ट्री की बात आती है तो वहां पर दैट इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, बट ओनली एडल्ट्री इज नॉट अ ग्राउंड कि आप मेंटेनेंस किसी की खा सके या मेंटेनेंस किसी की रोक सके। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो यहां पर वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। और प्रैक्टिकली कई बार ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द लॉयर्स एंड मोस्ट ऑफ द जजेस would sometimes not understand living in adultery very properly. I've seen that happening, कि कई बार ऐसा होता है लिविंग इन एडल्ट्री का मतलब कुछ लॉयर्स तो ये लेके चलते हैं शायद बंदा एडल्ट्री में रह रहा है, मतलब किसी और के घर पे रह रहा है। बट ऐसा नहीं है। लिविंग इन एडल्ट्री इज बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, बार बार वो इंसान इन्वॉल्व हो रहा है बाहर। और एडल्ट्री क्या है, इट कुड बी जस्ट वन सिंगल एक्ट, राइट। एक्सप्लेन दिस नाउ। कंसेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ये इंसान इन्वॉल्व हुआ है, जो इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है आउटसाइड द मैरिज, ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी वॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री या कंसेंशुअल होने का मतलब क्या है, और यहाँ पर व्हाट इज इट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिनेरियो जहां पर रेप हुआ है। अगर स्पाउस का रेप हुआ है तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि स्पाउस ने एडल्ट्री करी है। तो यहां पर व्हाट आई मीन टू से इज, और यहां पर ऐसे केसेस मैं आपको बताऊंगा जिसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि किसी को अल्कोहल पिला दिया गया और उसके बाद उसके साथ उसको फिजिकल होने के लिए क्या करा गया, कन्विंस कर दिया गया। तो अगर ऐसा हुआ है कि सामने जो स्पाउस है उसको किसी ने अल्कोहल पिलाकर या किसी तरह से उसको कुछ भी ऐसा खिलाकर पिलाकर उसको सेक्स के लिए कन्विंस कर लिया, तो वहां पर हम लोग उसको कंसेंशुअल या वॉलेंट्री नहीं कहेंगे। तो कंसेंट इज वेरी वेरी क्रूशियल। तो अगर रेप होता है या फिर लैक ऑफ मेंटल कैपेसिटी है, जो स्पाउस है वो समझ ही नहीं पाया हुआ क्या है, तो उस केस में दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एडल्ट्री एट ऑल। ठीक है। अभी रेड पैथ वर्सेस रेड पैथ का केस है, बहुत ही क्रूशियल केस है, हम इसको समझते हैं। रेड पैथ वर्सेस रेड पैथ में क्या होता है कि एक आदमी है, वो घर से अलग रहता है, जो वाइफ है वो आती है रोते हुए अपने पेरेंट्स के घर पे आती है और कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, फलाने फलाने बंदे ने मेरे साथ रेप किया। तो जब क्या होता है, जब केस डलता है रेप का, ऑब्वियसली इट्स अ क्राइम, तो कोर्ट जो है उस आदमी को एक्विट कर देती है। रेप एस्टैब्लिश नहीं हो पाता कि उस इंसान ने रेप किया है इस फीमेल का, इस स्पाउस का, किसी और की स्पाउस का रेप किया उसने। तो वहां पर क्या होता है, जो हस्बैंड होता है, जैसे ही कोर्ट एक्विट करती है, जैसे ही कोर्ट उस आदमी को एक्विट करती है, वो अपनी वाइफ पे अडल्ट्री का चार्ज लगा देता है कि यहां पर क्योंकि रेप नहीं हुआ है तो यहां पर अडल्ट्री है, यहाँ पर ये जो फीमेल है ये उस आदमी के साथ जाके इन्वॉल्व हुई है। तो यहां पर उसको डाइवोर्स दे दिया जाता है क्योंकि रेप जो है वो स्टैब्लिश ही नहीं हो पाया। ठीक है। तो यहां पर द पर्सन इज, द लेडी इज कंसिडर्ड टू बी इन एडल्ट्री विद दैट मैन। तो लैक ऑफ मेंटल कैपेसिटी किसी फॉर्म में हो सकती है, रेप हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, इंटॉक्सिकेशन जिसको हम बोलते हैं, किसी भी तरह से वो नशा करवा दिया, कुछ करवा दिया। लेकिन यहां पर भी कंडीशन है कि जो अल्कोहल कंज्यूम किया गया है या फिर इंटॉक्सिकेशन हुआ है, वो अपनी मर्जी के खिलाफ हुआ। ठीक है। अगर अपनी मर्जी से ही अल्कोहल पीकर इंसान खुद टल्ली हुआ है तो उस केस में देयर आर हाई चांसेस कि इस डिफेंस को नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि यही हम क्रिमिनल लॉ में भी देखते हैं। ठीक है।
तो वे ड्रग्स और लिकर वर वॉलंटरली कंज्यूम, इंटॉक्सिकेशन इज जनरली नॉट अ डिफेंस, राइट? नाउ पार्टीज टू एडल्ट्री जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैरिड या अनमैरिड, ठीक है, मैरिटल स्टेटस ऑफ द थर्ड पर्सन जो है वो इममेटीरियल है। जो स्पाउस इन्वॉल्व हो रहा है उसका मैरिटल स्टेटस तो ऑब्वियसली द पर्सन इज मैरिड, उसके लिए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है दूसरी पार्टी के लिए। लेकिन जो थर्ड पर्सन है जिसके साथ इन्वॉल्व हुआ है उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, दैट इज नॉट एट ऑल क्रूशियल, ठीक है? एंड एडल्ट्री नाउ इज नो लॉन्गर अ क्राइम, वी नो दैट 497 जो है वो हटा दिया गया है जोसेफ शाइन के केस के बाद, जिसके अंदर ये माना जाता था कि फीमेल को जो है वो चैटल की तरह वो करा जा रहा है, ट्रीट करा जा रहा है, एंड इट इज समथिंग विच इज वायलेटिंग 14 आर्टिकल 14 एंड 21, 14 15 21 को अगर ये वो कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो जोसेफ शाइन केस के बाद जो एडल्ट्री है दैट इज नो लॉन्गर अ क्राइम, वो क्राइम नहीं है, ठीक है? इट इज नो लॉन्गर अ क्राइम, लेकिन इट इज स्टिल अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। अब समझने की बात यह है दैट एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम, लेकिन ये ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अभी भी है अंडर पर्सनल लॉस। अब आता है प्रूफ ऑफ एडल्ट्री। जब हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करेंगे यहां पर, तो पिटिशनर के ऊपर है, पिटिशनर साबित करेगा कि एडल्ट्री हुई है। पिटिशनर कौन है? फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड है, उसको पता लगा है कि उसकी वाइफ जो है वो इन्वॉल्व थी किसी और के साथ, तो उसने जो भी उसके पास प्रूफ है तो उसी को साबित करना है कोर्ट में कि ऐसा हुआ है। दैट पर्सन हैज टू प्रूव कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन पहले क्या पोजीशन थी? पहले ये माना जाता था कि इसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा। जब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की बात करते हैं इसका मतलब कि बहुत ही स्पेसिफिक एविडेंस चाहिए होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने वो एडल्ट्री अपने सामने होते हुए देखी है, इतना स्पेसिफिक। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो ये हो गया ना कि कोई भी शक ना रह जाए, किसी भी तरह का कोई रीजनेबल डाउट ही ना रह जाए, उसके बियॉन्ड जाकर यू विल हैव टू प्रूव एडल्ट्री। पहले पोजीशन ये थी। बट अब ग्रेजुअली एज वी आर सीइंग, और जैसे सुप्रीम कोर्ट भी इवॉल्व हो रही है, अब हो गया है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी काफी है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस का मतलब कि अगर एक चेन ऑफ इवेंट्स जोड़ा जा सकता है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, साफ दिख रहा है, चैट में दिखाई दे रहा है, फिर बंदा वहां जा रहा है ये दिख रहा है, दोनों होटल रूम में गए हैं ये साफ दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो। तो इसको कहते हैं प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज का मतलब कि सिर्फ एक अगर मतलब अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि जब एडल्ट्री होती है वो खुले में नहीं होती। एडल्ट्री ओपन में, ऐसा दीवार पे नहीं लिखा होता कि यहाँ पे इसके पीछे एडल्ट्री हो रही। तो एक प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर भी पता लग जाता है कि एडल्ट्री है या ये इंसान किसी और के साथ इन्वॉल्व है। तो इसलिए द पोजीशन इज अ लिटिल बेटर नाउ कि अगर पार्टनर एडल्ट्री कर रहा है तो प्रूव करना इतना मुश्किल नहीं रहा है, एज सिंपल इज दैट, ठीक? देन इसमें यह है कि मतलब रंगे हाथों पकड़ना जरूरी नहीं है। और इसमें एक बात ये भी है कि पुलिस भी आपका साथ नहीं देती। पहले जब ये क्राइम था तो यू पूरा, आप पुलिस के पास जाते थे, आप अपनी कंप्लेन देते थे, पुलिस आपके साथ चल के होटल रूम में रेड कर देती थी। क्यों? क्योंकि क्राइम था। बट अब क्राइम नहीं है। तो क्राइम नहीं है तो क्या हो जाता है? इट बिकम्स व्हाट डू यू से, द स्पाउस डजंट हैव मच पावर। तो स्पाउस क्या करेगा? या तो अकेला अपने साथ कुछ लोग लेकर जाएगा, होटल रूम को बैंग करेगा और वहां से बंदों को निकालेगा, है ना? लेकिन पुलिस साथ नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 पिक्चर में आ जाता है, ठीक है, सबकी प्राइवेसी है। तो वहां पर प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज बहुत हेल्प करता है कि हमने अपनी आंखों से एग्जैक्टली कोई एडल्ट्री होते भी नहीं देखी, दैट द पार्टनर्स जो था वो किसी और के साथ किस कर रहा था या पार्टनर किसी और के साथ फिजिकल हो रहा था, हमने अपनी आंखों से एग्जैक्टली देखा। लेकिन जो सबूत आसपास, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, वो ये बात साबित कर रहा है कि ऐसा हुआ है। एज सिंपल एज दैट। अब नीतू वर्सेस विनोद कुमार है, ठीक है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो एडल्ट्री को प्रूव कर सकता है। डायरेक्ट एविडेंस रेयरली अवेलेबल होगा, कभी भी अवेलेबल नहीं होगा आपके पास, है ना? फिर एम वर्सेस आर का केस है, जिनेश सी आर वर्सेस एलवथी पी आर का केस है। इन सब में जो है यही कहा गया है कि कहीं ना कहीं अगर खाली प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, एक डायरेक्ट एविडेंस ना होकर या एक डायरेक्ट
विटनेस ना होकर भी अगर आसपास का एविडेंस भी है तो भी काम चल जाएगा, सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी चल जाएगा। लेकिन खाली अगर स्पाउस अपनी स्टेटमेंट देता है, मतलब अगर मैं हूं और मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि नहीं मुझे पता है दैट माय स्पाउस इज इन्वॉल्व विद समबडी एल्स, तो ऐसा नहीं है। कोरॉबरेशन रिक्वायर्ड है। कोरॉबरेशन का मतलब कि आपके पास उतना कोरॉबरेट करने के लिए एविडेंस होना चाहिए, आप कुछ ना कुछ आपको साबित करने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे और बात हो जाएगी। मेयर स्टेटमेंट इज नॉट इनफ, इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है। फिर अब आता है डीएनए टेस्टिंग। आजकल की न्यूज में भी अक्सर इस बात का जिक्र होता है, अगर आप लोग लीगल न्यूज पढ़ते हैं तो। अच्छा, मैं लाइव हूं इस टाइम पर यूट्यूब पर, लेकिन मैं कमेंट्स नहीं देख रहा। मैं आप लोगों के कमेंट्स के आराम से बाद में आई वुड आंसर ऑल ऑफ देम। अभी आप सुन लीजिए, देख लीजिए, ये वीडियो भी रिकॉर्ड होगी, तो जितने लोग भी देखेंगे, अगर बाद में भी कोई अगर कमेंट करना चाह रहा है तो कमेंट कर सकता है, आई वुड आंसर। फिर आता है डीएनए टेस्टिंग। डीएनए टेस्टिंग बच्चे की, जहां पर पेटर्निटी को साबित करना है। अब डीएनए टेस्टिंग जो है वो मेंटेनेंस के लिए बहुत यूजफुल होती है, कि मेंटेनेंस जो है बच्चे की बनेगी या नहीं बनेगी। डीएनए टेस्टिंग जो है वो कई बार एडल्ट्री प्रूफ करने के लिए जरूरी होती है। तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कोर्ट ने ये कहा है इन मल्टीपल केसेस, एंड दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस, दीपनविता रॉय वर्सेस रोनोब्रोतो रॉय का केस है, जहां पर द कोर्ट हैज सेड कि डीएनए टेस्टिंग जो है इट मे बी परमिटेड, लेकिन जहां पर और कोई रास्ता नहीं है और सिर्फ यही रास्ता है वहां पर, वेयर देयर इज नो अदर वे टू प्रूव, और पेटर्निटी प्रूव करना बहुत बहुत जरूरी है या पेरेंटहुड प्रूव करना बहुत बहुत जरूरी है, वहां पर इसको यूज किया जाए। और कोई ऑल्टरनेट अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आप इसको यूज करें, अदरवाइज डीएनए टेस्टिंग जो है उसको यूज ना करें, बिकॉज इवन अ चाइल्ड हैज प्राइवेसी। उस बच्चे की भी, जब इसकी आप डीएनए टेस्टिंग कर रहे हो, उसकी भी तो अपनी प्राइवेसी है, उसका भी तो आर्टिकल 21 वायलेट होता है। ठीक है। तो ये उसी के केसेस हैं, आप चाहे तो यू कैन लिस्ट डाउन दीज केसेस। और ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में पिटिशन बनाते हुए बहुत हेल्प करते हैं, और कोर्ट में प्रूव करते हुए केसेस बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस की बात हुई है कि एक्सेप्शनल केसेस में ही डीएनए टेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये एक और केस है, अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया वर्सेस अजिंक्य अरुण फिरोदिया। आई कुड बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, नाम है ये, लेकिन केस यही है। ठीक है। ये बातें मैंने आपको बता दी। अब सर्कमस्टांशियल प्रूफ की जब बात करते हैं तो सर्कमस्टांशियल प्रूफ कैसा हो सकता है? ये आनंदराम वर्सेस लक्ष्मी देवी में आया था कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस कैसा हो सकता है, अडल्ट्री कैसे प्रूव हो सकती है। वाइफ जो है वो हस्बैंड को छोड़ के जा चुकी है, वाइफ अपने कजन के साथ रह रही है। जो लोकल लोग हैं वहां के, वो इन कजन्स को कपल समझते हैं। ठीक है। बहुत कम ड्यूरेशन में बच्चा हो जाता है शादी के, शादी के बहुत कम ड्यूरेशन में, 7 महीने में, 6 महीने में बेबी हो जाता है। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो सकता है। हस्बैंड और वाइफ साथ नहीं रह रहे, उसके बाद भी बच्चा हो जाता है, एंड वाइफ कोई भी कोशिश नहीं कर रही कि वो हस्बैंड को दोबारा रीजॉइन करे। तो ये कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। बाकी बहुत सारे होते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जैसे टेलीफोन कॉल्स होती हैं, और इंसान की लोकेशन होती है, एंटरिंग होटल, कमिंग आउट ऑफ द होटल, एंड व्हाट्सएप मैसेजेस। और अभी मैंने कुछ दिन पहले व्हाट्सएप मैसेजेस पे मैंने डाला था कि अगर आप एज पर आईटी एक्ट अगर आप सेक्शन 65 वाला सर्टिफिकेट नहीं लगा रहे, देन ऑल्सो इट्स, वो व्हाट्सएप चैट्स जो है वो सीरियसली नहीं ली जाएंगी बाय द कोर्ट वोंट कंसिडर देम राइट। ऑल्दो हाई कोर्ट ने उसमें ये कहा है कि ऐसा नहीं है, कोई भी एविडेंस आता है उसको लेना जरूरी है, और कोर्ट वहां पे गाइड कर सकती है कि सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है एज पर द आईटी एक्ट। ठीक है। तो कलेक्टिवली अगर एक चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस स्टैब्लिश कर देते हो आप, तो अडल्ट्री स्टैब्लिश हो सकती है। तो आज हम लोग अडल्ट्री पे खत्म करेंगे, इसके बाद वी विल हैव द नेक्स्ट सेशन ऑन डिजर्शन, और I hope we will have more participants and we'll have more people viewing these videos. Thank you very much.